नमस्कार। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने सामूहिक वाचन के बारे में पढ़ा। उसी क्रम को आज बढ़ाते हुए प्रथम तृतीय और प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्था के बाद की व्याख्यान के अंतर्गत सबसे पहले आता है आज प्रारंभिक अवस्थाओं में वाचन के प्रति रुचि जागृत करना। प्रारंभिक अवस्थाओं में ही बालकों के मन में पढ़ने के प्रति एक आकर्षण का भाव हो, इसके लिए अध्यापक को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। बालकों को चित्र अच्छे लगते हैं। अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में कुछ चित्र टांगे जाएं। इन चित्रों से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी हो। बालक कक्षा में आते जाते इनको पढ़ेंगे। अध्यापक को जो सूचनाएं बार बार देनी पड़ती हैं उनको लिखकर कक्षा में टांग देना चाहिए। जैसे कक्षा में आने से पूर्व पैर झाड़ लिए जाएं। यदि बालकों को इन बातों की याद न रहे तो अध्यापक को उस लिखित सूचना की ओर बालक का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। दैनिक समाचारों को भी श्यामपट्ट पर लिखवाया जा सकता है। यह समाचार सभी बालक पढ़ेंगे। एक अध्यापक के संबंध में कहा जाता है कि उसने एक बड़ा अच्छा मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। उसका नया नया विवाह हुआ था। वह चौथी कक्षा को पढ़ाता था। विवाह के बाद उसकी इच्छा हुई कि वह अपनी कक्षा के बालकों को भी अल्पाहार पर बुलाया जाए। उसने फलों और मिठाइयों के कुछ चित्र एकत्रित किए, उन्हें एक बड़े कागज पर चिपकाया और नीचे यह वाक्य लिख दिया। कक्षा में नोटिस टांग दिया, कल अपने विवाह की खुशी में मैं एक न्योता दे रहा हूँ। आशा है कि आप सब आएंगे। चित्रों को देखकर बालकों ने समझ लिया कि कुछ खाने पीने का मामला है, परंतु वे यह जानने को बहुत उत्सुक थे कि चित्रों के नीचे कौन कौन से शब्द लिखे हैं। एक बालिका कक्षा में देर से आई। सारी कक्षा में इतना उत्साह था कि एक बालक उसकी उंगली पकड़कर नोटिस बोर्ड पर ले गया। इस प्रकार एक सुयोग्य अध्यापक अनेकों प्रकार के साधन अपना सकता है जिसके द्वारा छोटे छोटे बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न हो। अब बात करते हैं चौथी अवस्था की। इस अवस्था में हमें नीचे लिखी बातें देखने को मिलती हैं। या मनोरंजन और ज्ञान प्राप्ति दोनों उद्देश्यों के लिए बालक पढ़ता है। नए शब्दों के शुद्ध उच्चारण में अब उसे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। बालक का शब्द भंडार इतना बढ़ जाता है कि वह किसी शब्द के परिवर्तित रूप का अर्थ बिना कोश की सहायता के ही समझ लेता है। पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों आदि के महत्व को वह भली भांति समझ जाता है और यह भी जान जाता है कि इनका उचित प्रयोग कैसे करना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी अवस्था की। यह अवस्था विकास की अंतिम अवस्था है और इस अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती है। छात्रों को भिन्न भिन्न विद्वानों के विचारों को संकलन करने में बड़े आनंद का अनुभव होता है। अब विद्यार्थियों सभा समितियों इत्यादि में भी निसंकोच होकर वाचन कर सकता है। अब उसमें दूसरे के वाचन संबंधी गुणों को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। आप जानते हैं वाचन शिक्षा का क्रम।
पाठ्यक्रम में ऐसी पुस्तकें रखने का ध्येय होता है कि वे विद्यार्थी शीघ्रता से पुस्तकों को पढ़कर अपने आप के भावों को समझ सकें। अब जानते हैं वाचन संबंधी दोष और उनका उपचार। बालकों में वाचन संबंधी कई दोष पाए जाते हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है ताकि उनके उपचार के संबंध में भी विचार किया जा सके। बालक जो वाचन संबंधी गलतियां करते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बालकों की दृष्टि में दोष हो सकता है जिसके कारण शब्दों को ठीक प्रकार से ना देखकर उन्हें पहचानने में गलती करते हैं। कानों में दोष होने के कारण वाचन दोषपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब बालक किसी शब्द की ध्वनि को ठीक प्रकार से सुनेंगे ही नहीं तब तक वह उसका उच्चारण शुद्ध रूप से कैसे कर सकेंगे। इस प्रकार वे बालक जो वाणी संबंधी दोषों से ग्रस्त हैं जैसे हकलाना वे भी वाचन ठीक प्रकार नहीं कर सकेंगे। बुकरेनेन ने वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर कई प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उसने ऐसी कई कक्षाओं का निर्माण किया है जिनके द्वारा बालकों के वाचन संबंधी दोषों का पता लगाया जा सके। दोषों का ज्ञान होने पर ही कोई ना कोई उपचार किया जा सकता है। श्री मेंजिल ने इस प्रकार की उपलब्ध सामग्री को एकत्रित किया है जिसमें वाचन संबंधी दोष, उनके कारण और उपचार आदि की चर्चा की गई है। इन उपचारों का हम अध्ययन आगामी व्याख्यानों के अंतर्गत करेंगे। तो आज हमने अध्ययन किया सामूहिक वाचन कैसे किया जाए और सामूहिक वाचन का क्या क्रम होना चाहिए। धन्यवाद।